अस्सलामुअलैकुम। फ़नकार एपिसोड 4। मैंने पढ़ लिया। आज़ाद ने जवाब दिया, ये वही आदमी है जिसकी तुमको तलाश थी। वो फिर बोला, तुमको ये मिल गया था? शानू ने फिर पूछा। मैंने उसको कल पा लिया था, आज़ाद ने जवाब दिया। तो फिर तुमने उसको छोड़ क्यों दिया? उस्ताद, अपना अपना काम करने का अंदाज है। मैं उसको बोलकर आया था कि कल सुबह वो आत्महत्या कर ले और उसने मेरा कहना मान लिया। बड़ा ही शरीफ निकला, आज़ाद ने जवाब दिया। मस्करी मत करो, असली बात बताओ। देखो ना उस्ताद, जब आदमी हर तरफ से घिर जाए और उसको हर तरफ मौत नजर आए तो वो इज्जत की मौत मरना चाहता है। श्री राम को पता था कि ठाकुर अब उसकी मदद नहीं कर सकता, दूसरे साथी भी उसको नहीं बचा सकेंगे। मैंने उसको मशवरा दिया और यह खत भी उससे लिखवाया। इस खत से मेरा मतलब यह था कि ठाकुर अगर बहादुर है तो मैदान में आए और अगर बुज़दिल है तो भागने का रास्ता तलाश करे। बंबई पुलिस उसकी तलाश में लग गई है, वो अब बिल से बाहर आएगा। आज मैं उसके 2 साथियों की तलाश में शास्त्री नगर की झोपड़पट्टी में जाऊंगा। वो दोनों भी चूहेदान में हैं। अगर होशियार होंगे तो बंबई से निकलने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी सारी बात अपनी जगह ठीक है, मगर बात मेरी खोपड़ी में फिट नहीं आ रही। कौन सी बात उस्ताद? आज़ाद ने पूछा। मैंने भी इंसानों को पढ़ा है, देखा है। इंसान जितना जलील और मफलूकुल हाल हो, जितनी ज्यादा परेशानियों में घिरा हो, वो मरना नहीं चाहता। अपने गुनाह दूसरों पर डालता है। अपनी जिंदगी बचाने को वो कुछ भी कर सकता है। शानो उस्ताद ने तजुर्बे की बात बताई। उस्ताद, मैं तुम्हारी बात को गलत तो नहीं कह सकता, मगर कभी कभी इंसान की जहनी कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इस दुनिया में असरार और रमूज के ऐसे ऐसे राज बंद हैं कि इंसानी अकल काम नहीं कर सकती। कोई ना कोई लम्हा इंसान पर ऐसा जरूर आता है कि वो अपने अंदर झांकता है, और यही वो लम्हा होता है जिसमें वो फैसला करता है, उस पर जरूर अमल करता है। किसी इंसान को उसके अंदर झांकने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता, मगर हालात इस तरह के जरूर बनाए जा सकते हैं कि वो अपनी जगह तलाश करे, अपना मुहासबा करे और फिर फैसला करे, आज़ाद ने कहा। शानो उस्ताद हैरत से आज़ाद की बातें सुन रहा था। तेरी उम्र इतनी नहीं है, मगर तेरी बातें तेरी उम्र से बड़ी हैं। उस्ताद शेर खान की तरबियत ने तेरे अंदर की सारी काबिलियतों को बाहर निकाल लिया है। उस्ताद बड़ा खुश नसीब है कि उसको तुझ जैसा शागिर्द मिला है, और तेरी खुशकिस्मती भी है कि तुझको शेर खान जैसा उस्ताद मिला है। उस्ताद, आप मेरी इतनी तारीफ ना करो, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ अपने उस्ताद के बताए हुए रास्तों पर चलता हूँ। अल्लाह उसमें मुझे कामयाब कर देता है, आज़ाद ने कहा। तुम खुद को कुछ ना कहो, मगर मैं कहता हूँ, ये दुनिया बड़ी खुदगर्ज और हकीकत पसंद है। कुछ करके दिखाया जाए तो तस्लीम करती है। जुबान से कहना ही काफ़ी नहीं होता। तुमने एक अमली सबूत पेश कर दिया और मुझे हैरान कर दिया। कौन तस्लीम करेगा कि उसने आत्महत्या क्यों की? तुम उसकी आत्महत्या के कारण हो, मगर तुम मौका वारदात से मीलों दूर हो। ये होती है मुकम्मल वारदात। मैं इससे ज्यादा क्या तारीफ करूं? शानो उस्ताद ने कहा। मुझे शर्मिंदा ना करो उस्ताद, बस दुआ देते रहो, यही काफ़ी है, आज़ाद ने जवाब दिया। अगर मैं शास्त्री नगर का एक चक्कर लगाऊं? आज़ाद ने कहा। ज़रूर जाओ, शानो ने जवाब दिया और आज़ाद शास्त्री नगर रवाना हो गया। शास्त्री नगर बांद्रा रेलवे स्टेशन के करीब झोंपड़ियों की आबादी है। उसके साथ ही बहराम नगर है, बड़ी गुंजान, और हिंदुस्तान के कोने कोने का आदमी यहाँ पाया जाता है। बंबई में जो रोजगार की तलाश में आते हैं वो लोग ऐसी ही झोंपड़ियों में रहते हैं या फुटपाथों पर गुजारा करते हैं। आज़ाद गाड़ी से उतरकर उस इलाके की तरफ बढ़ा ही था कि लाजो की आवाज़ कानों में आई। बेकार है आज़ाद। वो दोनों सुबह अखबार देखते ही गाड़ी में सवार हो गई हैं। उनकी यहाँ पर तलाश बेकार है। वो लोग किस तरफ गई हैं? मैं रेलवे टिकट घर तक उनके साथ थी। भगत सिंह जयपुर गया है, और प्रभु भी वहीं गया होगा जहाँ का वो रहने वाला होगा, क्योंकि भगत सिंह जयपुर का रहने वाला था। मैं चूंकि भगत सिंह के साथ थी, इसलिए प्रभु पर नजर न रख सकी कि उसने कहाँ का टिकट लिया है। मेरे ख्याल में दोनों ने यह तय किया है कि अपने अपने घरों को लौट जाएं। मैंने दोनों की बातें सुनी हैं। दोनों ठाकुर के रवैये की शिकायत कर रहे थे कि उसने बुरे हालात में उनको अकेला छोड़ दिया और खुद रूपोश हो गया। ठाकुर के बारे में कुछ पता चला? आज़ाद ने पूछा। उसके बारे में कुछ पता नहीं, लाजो ने जवाब दिया। तो फिर अब हमको किस तरफ जाना है? मेरा ख्याल है पहले भगत सिंह को देखा जाए, जयपुर में उसको तलाश करेंगे, लाजो ने जवाब दिया। चलो ठीक है, पहले भगत सिंह को देखते हैं। और आज़ाद मुड़कर गाड़ी की तरफ आ गया। आज़ाद को वापस आते देखकर जानू ने कहा, अरे उस्ताद, क्या इरादा बदल गया? इतनी जल्दी वापस आ गए? हाँ, इरादा बदल गया। तुम स्टेशन पर चलो और ये पता करो जयपुर जाने वाली पहली ट्रेन कब मिलेगी, आज़ाद ने कहा। और आज़ाद रात 10 बजे बंबई से जयपुर की तरफ रवाना हो गया। सफ़र लंबा था और वो दिन भर का थका हुआ भी था। ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गया।
सोते वक्त उसको लाजो ने कहा, तुम सो जाओ, मैं मौजूद हूं। बहुत शुक्रिया लाजो, तुमने मेरी बहुत मदद की है। तुम जिंदा इंसान हो, मगर मेरी मोहब्बत सिर्फ चाहे जाने के लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। मैं जानती हूं मैं तुमको नहीं पा सकती, मगर फिर भी मेरी मोहब्बत कायम है, लाजो ने जवाब दिया। ये बात हैरत अंगेज जरूर है, मगर दुनिया में पता नहीं कितनी हैरत अंगेज हकीकतें मौजूद हैं, आज़ाद ने कहा। तुम ये बात भूल जाते हो कि मैं एक औरत हूँ। माना कि मेरा जिस्म नहीं है, सिर्फ आत्मा है, मगर बुनियादी तौर पर मैं औरत तो हूँ। औरत का जेवर महबूबियत है। महबूबियत ही उसका मान है, वो अपने महबूब के कदमों में खुश रहती है, लाजो ने जवाब दिया। मगर इस चाहत में पाने का खाना तो खाली ही रहता है। जिंदा औरत को एक आस तो होती है, आज़ाद ने जवाब दिया। इंसान को हर वो चीज़ जो उसकी पसंद हो क्या मिल जाती है। इंसान की ख्वाहिशात लामहदूद हैं। क्या इंसान जिंदगी भर उन ख्वाहिशात के हसूल की खातिर शराबों में नहीं भटकता रहता। इंसानी ख्वाहिशात असल में दो मुतवाजी खतूत की मानंद हैं। ये खतूत कभी एक दूसरे से नहीं मिलते। इंसान ख्वाहिशात के जंगल में भटकता रहता है। वो जिस कदर चाहता है उसी कदर और तलब करता है, लाजो ने जवाब दिया। तुम्हारी बात ठीक है, कुछ हासिल तो करना है। तुम तो किसी तरह पाने की पोजीशन में नहीं हो, फिर तुम्हारी खिदमत, वफा और दुनिया में मौजूद होना मेरी समझ में नहीं आता, आज़ाद ने कहा। इसी का नाम मोहब्बत है। ये सिर्फ जज्बा है जो नजर नहीं आता। तुमको क्या पता कि मुझे तुम्हारे साथ रहने से क्या मिलता है। मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत होती है, उसके दरमियान कोई मसलहत, कोई लालच नहीं होता। मेरा ख्याल है मैं तुमसे जीत नहीं सकूंगा, आज़ाद ने कहा। मेरा ख्याल है तुम हारोगे भी नहीं, लाजो ने जवाब दिया। अच्छा, अब मुझे सोने दो। और आज़ाद ने आंखें बंद कर लीं। जयपुर राजस्थान का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये एक रियासत है। पूरा शहर लाल पत्थर का बना हुआ है। इस शहर की खूबसूरती इसी में है। हर इमारत एक रंग की नजर आती है। बड़े बागात हैं और शाही महलात हैं। बहुत बड़े बड़े तालाब हैं और अतराफ की ज़मीन जरखेज़ है। गो के पानी कम है और बारिश पर ज़्यादा इन्हिसार है, मगर फिर भी पैदावार बहुत है। जयपुर के अतराफ में पुराने महलात का एक सिलसिला है। वहाँ पर लोग बरसात में तफरीह करने जाते हैं और पूरा पूरा हफ्ता क़याम करते हैं। वहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं, किसी किस्म का आपस में झगड़ा नहीं। रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत लाल पत्थर की इमारत है और प्लेटफार्म का फर्श भी उसी पत्थर का है। साफ सुथराई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। स्टेशन देखकर ही पता चल जाता है कि जयपुर आ गया। रंग बिरंगी पगड़ियों की बहार आ जाती है। लोग बाइखलाक हैं, आने वालों की इज्जत करते हैं। दिन के 11:30 बजे आज़ाद जयपुर स्टेशन पर उतरा। एक हल्का सा बैग उसके पास था। उठाकर वो स्टेशन से बाहर आ गया और एक रिक्शा वाले से उसने किसी होटल चलने का कहा। रिक्शा वाले ने थोड़ी ही देर में उसे महाराजा होटल में पहुंचा दिया। स्टेशन से वो ज़्यादा फासले पर नहीं था। महाराजा होटल साफ सुथरा होटल था और राजस्थानी कल्चर उसमें पूरी तरह नजर आता था। उसने एक कमरा हासिल कर लिया। पता इलाहाबाद का लिखवा दिया। गुस्ल वगैरह से फारिग होने के बाद उसने चाय मंगवाई और बोला, तुम हो लाजो? जवाब आया, हाँ मैं हूँ। अब प्रोग्राम बनाओ, भगत सिंह को तलाश करना है। तुम फिक्र न करो, अगर भगत सिंह जयपुर में है तो ज़रूर मिल जाएगा, लाजो ने कहा। अगर जयपुर आया है तो यहीं पर होना चाहिए, आज़ाद ने कहा। जयपुर के चारों तरफ गांव भी हैं। अगर वो किसी गांव का रहने वाला हुआ तो उतरेगा तो जयपुर, मगर फिर गांव चला जाएगा, लाजो ने बताया। इस सूरत में फिर क्या करेंगे? ये तो हमारे अंदाजे हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो जयपुर शहरी का रहने वाला हो। खैर, तुम आज आराम करो, कल से तुम और मैं अलग अलग तलाश को निकलेंगे, लाजो ने राय दी। मैं सिर्फ तफरीह करूंगा, तलाश का काम तुम खुद करोगी। इसलिए कि मैंने तो उसको देखा तक नहीं, पहचानूंगा किस तरह, आज़ाद ने कहा। हाँ, ये तो मैं भूल गई थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वहीं आ जाऊंगी जहां तुम होगे। तुम जयपुर शहर की तफरीह करो। सुना है यहाँ पर बहुत बड़ा चिड़ियाघर है। कल तुम वो देखा ना, मैं तुमको वहीं पर मिल जाऊंगी, लाजो ने कहा। दूसरे रोज नाश्ते के बाद आज़ाद होटल से निकल गया और तांगे में चिड़ियाघर पहुंच गया। दोपहर तक वो वहां रहा। लाजो उसके पास नहीं आई। दोपहर के बाद वो होटल आ गया। शाम 6 बजे लाजो की आवाज़ उसके कानों में आई, खुश हो जाओ आज़ाद, भगत सिंह मिल गया है। आज़ाद चौंक कर बोला, इतनी जल्दी तुमने तलाश कर लिया? तुम हमेशा ये भूल जाते हो कि मैं एक रूह हूँ। मैं एक बार जिसकी खुशबू सूंघ लूँ उसको तलाश करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता, लाजो ने कहा। अच्छा बताओ, कहाँ है वह मरदूद? वो जयपुर में ही है, मगर जल्द ही अपने गांव जाने वाला है। उसका गांव शहर से 40 कोस पर है और बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है। बहुत कम लारियां वहां जाती हैं। वो लारी के इंतजार में ही रुका हुआ है, लाजो ने जवाब दिया। जयपुर में वो कहाँ है? एक मोहल्ला है, उसका नाम श्यामपुल है। उस मोहल्ले में एक गली जो कि लाला गली कहलाती है। उस गली में उसका मामू रहता है। उसका नाम बद्री प्रसाद है। उसके पास ठहरा हुआ है।
कल कोई लारी नहीं जा रही, परसों लारी जाएगी, वो परसों चला जाएगा। लाजो ने पूरी तफसील बता दी। अब वो गांव नहीं जाएगा, आज़ाद ने कहा। एक बात का ख्याल रखना, वो दूर से चाकू खंजर मारने का माहिर भी है, अय्यारी और मक्कारी भी खूब करता है, बहादुरी से ज्यादा अय्यारी से काम लेता है, लाजो ने आगाह किया। तुम्हारा शुक्रिया लाजो, तुमने बहुत काम की बातें मुझे बता दी हैं। बाज़ औक़ात आदमी बहादुरी के ज़ोम में मक्कारी से मार खा जाता है, आज़ाद ने कहा। दूसरे रोज सुबह ही सुबह आज़ाद मोहल्ला श्यामपुर पहुंच गया। वहां पर लाला गली तलाश करने में ज्यादा परेशानी न हुई। इसके बाद बद्री प्रसाद का घर बआसानी उसको मिल गया। दरवाजा बद्री प्रसाद ने ही खोला और बोला, कहो श्रीमान, किससे मिलना है? मैं भगत सिंह से मिलना चाहता हूँ, उसने जवाब दिया। कहाँ से आए हो? वो बोला, मैं कल ही बंबई से आया हूँ। एक जरूरी संदेशा ठाकुर का मेरे पास है, वो भगत सिंह को बता देना है। ठाकुर का नाम सुनकर वो बोला, ठाकुर त्रिलोकचंद का संदेशा है? हाँ, उसी का संदेशा है और बहुत जरूरी है। ठाकुर कहाँ है? उसने फिर पूछा। वो बंबई में है, आज़ाद ने जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम भोलेनाथ है। अच्छा भोलेनाथ, तुम जरा ठहरो, मैं भगत को बुलाता हूँ। और वो अंदर चला गया। आज़ाद दरवाजे पर खड़ा रहा। चंद मिनट के बाद ही एक आदमी उसके साथ आता नजर आया। आते ही बोला, हाँ बोलो, मैं भगत सिंह हूँ। मेरा नाम भोलेनाथ है, मैं बंबई से सिर्फ तुमसे मिलने आया हूँ। वही तो पूछ रहे हैं हम, का काम से आए हो? काम बहुत खुफिया है, अकेले में बताएंगे, आज़ाद ने कहा। अच्छा मामा, तुम अंदर जाओ, जरा सुन ले, का संदेश है? बद्री प्रसाद अंदर चला गया तो वो बोला, हाँ अब बतलाओ। आज़ाद ने मुँह उसके कान के पास ले जाकर कहा, ठाकुर जयपुर में है, हमारे साथ आए हैं। वो हैरान होकर बोला, यहाँ काहे आए हैं? बंबई और इलाहाबाद की पुलिस जो पीछे लगी है, ऊपर से वो शेर खान का दुश्मन बना हुआ है। उसको पूरा विश्वास है कि तुम अपने गांव ही जाओगे, तो वो आ गए यहाँ पर। वो तुम्हारे साथ गांव जाएंगे। सुना है बहुत दूर है, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। सो तो है, अब कहाँ है ठाकुर? मैंने अपनी मौसी के घर मोती कड़ा में छुपा दिया है। अब तुम बताओ कब जा रहे हो? आज़ाद ने पूछा। लारी कल जा रही है। मगर ठाकुर शहर से लारी में नहीं बैठेंगे, आज़ाद ने कहा। तुम यूं करो कि आज लारी अड्डे पर 2 सीट का कह दो। उनसे कह दो हम भोरी गांव से लारी में सवार होंगे, भोरी पर लारी खड़ी कर ले, आज़ाद ने कहा। तुम ना ही चलोगे? वो बोला, नहीं, सब चले गए तो बाहर की खबर कौन देगा, आज़ाद ने जवाब दिया। तो फिर मैं भोरी गांव से बैठूंगा, वो फिर बोला। लारी किस वक्त अड्डे से रवाना होगी? आज़ाद ने पूछा। 12 बजे चलेगी, वो बोला। ठीक है, मैं ठाकुर को भोरी पहुंचा के 9 बजे तक तेरे पास आ जाऊंगा, तांगा मेरे पास होगा। थोड़ी देर में हम भोरी गांव पहुंच जाएंगे, वहां से तुम दोनों रवाना हो जाना, मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ ये ठीक है, भगत सिंह बोला। तुम तैयार रहना, मैं तो ठीक 9 बजे आऊंगा, अब चलता हूँ। और आज़ाद वापस चल दिया। दूसरे दिन आज़ाद ठीक 9 बजे भगत सिंह के पास पहुंच गया। बहुत अच्छा तांगा उसने किराए पर हासिल कर लिया। कोचवान और घोड़ा दोनों बहुत तगड़े थे। जो किराया कोचवान ने मांगा, आज़ाद ने उसको उससे ज्यादा अदा करने का वादा किया। भोरी गांव के आगे महलात थे। असल में यह महलात के खंडरात थे। राजा के पुरखों ने इनको बनवाया, मगर अब ये महलात खंडरात की शक्ल इख्तियार कर गए थे। ये महलात बीकानेर और जयपुर के दरमियान वाक़ थे। सावन के महीने में यहाँ पर खूब रौनक होती, मगर जून में यहाँ पर सन्नाटा होता। आबादी बहुत दूर है। भोरी गांव से यहाँ का फासला ज्यादा नहीं। भोरी गांव भी छोटा सा गांव है। तांगा भोरी गांव पहुंच गया और आज़ाद ने तांगे वाले से कहा, तुम उस दरख्त के नीचे तांगा खोल दो और आराम करो, मैं जब आऊंगा तो तांगा जोड़ लेना। तांगे वाला बोला, जो हुक्म सरकार, मैं यहीं मिलूंगा। आज़ाद और भगत सिंह तांगे से उतर आए। आज़ाद महलात की तरफ चल दिया तो भगत सिंह ने पूछा, ठाकुर कहाँ हैं? अरे बावले हुए हो, ठाकुर खुले में मिलेंगे, जानते नहीं हो कितनी दुश्मनी चल रही है, आज़ाद ने जवाब दिया। हाँ ये तो है, भगत सिंह बोला। आधे फरलांग के बाद ही खंडरात का सिलसिला शुरू हो गया। चारों तरफ रेत उड़ रही थी और आज़ाद तेजी से खंडरात की तरफ बढ़ रहा था। भगत सिंह उसके साथ था। अब वो खंडरात के दरमियान पहुंच चुके थे। चारों तरफ बगैर छत के दीवारें खड़ी थीं। लाल पत्थर की ये दीवारें आज भी नहीं मालूम होती। बहुत सी दीवारें गिर गई थीं। रेगिस्तानी हवा उन दीवारों से टकराती थी तो एक अजीब सी सनसनाती आवाज पैदा करती थी। आज़ाद खड़ा हो गया तो भगत सिंह भी खड़ा हो गया। दूर दूर तक इंसानी वजूद नहीं था। इस गर्मी में कोई इधर आने की कोशिश नहीं करता। ठाकुर कहाँ हैं? भगत सिंह ने पूछा। ठाकुर, मुझे क्या पता कहाँ हैं, आज़ाद ने जवाब दिया। भगत सिंह ने हैरत से आज़ाद की तरफ देखा। उसका बदला हुआ अंदाज उसने फौरन महसूस कर लिया। तुम तो कह रहे थे ठाकुर यहाँ हैं, वो बोला। मैं ऐसा नहीं कहता, तो फिर तू आता यहाँ कैसे? आज़ाद ने पूछा। तूने मेरे साथ धोखा किया है, वो गुस्से से बोला। मोहब्बत और जंग में सब चलता है, तूने कभी ऐसा नहीं किया है, आज़ाद बोला। मेरा नाम भगत सिंह है, मैं नरम चारा नहीं हूं कि तू आसानी से निकल जाए। मेरा नाम आज़ाद है, गौर से सुन ले।
और ये भी सुन ले कि तेरे बाद प्रभु का नंबर है, उसके बाद ठाकुर का नंबर है, आजाद ने कहा। भगत सिंह बैठने के अंदाज में झुका। आजाद की उकाबी नजरें उसी पर थीं। वह भगत सिंह की हर जुम्बिश पर गहरी नजर रखे हुए था। उसके झुकते ही वो समझ गया था कि भगत सिंह वार करने वाला है। भगत सिंह ने वही किया जिसका अंदाजा आजाद को था। उसने बिजली की सी तेजी से पिंडली से खंजर निकाला और बैठक के उसी अंदाज में रहते हुए खंजर आजाद की तरफ फेंक दिया। यह चाकू जनी की महारत की इंतहा थी कि जिस्म का जाविया तब्दील किए बगैर इतनी तेजी और ठीक निशाने पर चाकू मार दिया जाए। मगर चूंकि आजाद होशियार था और उस्तादों के बताए असूलों का बुरी तरह कारबंद, इसलिए खुद को बचा गया। खंजर बहुत तेजी के साथ चंद इंच के फासले से गुजर गया और पत्थर की दीवार से टकराकर चिंगारियां उड़ाता आजाद के पैरों में गिर गया। उस्ताद शेर खान कहा करते हैं, चाकू की लड़ाई कुव्वत की लड़ाई नहीं है, ये नज़र की लड़ाई है। मुकाबिल की कोई हरकत नज़रों से ओझल न होने पाए। अपनी रेंज और मुकाबिल की रेंज का ठीक अंदाज़ा लगाया जाए। अपने दिफा को मजबूत करके हमला करें। अब भगत सिंह खाली हाथ खड़ा था। वो अपना सबसे खतरनाक दाव इस्तेमाल कर चुका था। आज़ाद फिर भी उसकी तरफ से गाफिल नहीं था, क्योंकि पिंडली के खंजर के अलावा भी उसके पास दूसरा चाकू हो सकता था। उसकी महारत और फुर्ती का मुजाहरा वो देख चुका था। चंद मिनट नजरों ही नजरों में वो आज़ाद को तोलता रहा और फिर अचानक वो भैंसे की तरह दौड़ पड़ा। उसका इरादा यह था कि आज़ाद को रुगीदता ले जाए और दीवार से टकरा दे, मगर आज़ाद उसके हर वार का तोड़ कर चुका था। भगत सिंह जब उसके नज़दीक पहुंचा, वो बड़ी फुर्ती से सिर्फ 1 फुट बाएं जानिब हो गया और उसका रुख भगत सिंह की तरफ हो गया। भगत सिंह की पीठ अब उसके सामने थी। दीवार के पास इतनी तेजी की वजह से भगत सिंह रुक नहीं सका और दीवार से टकरा गया। टकराकर पलटना ही चाहता था कि आज़ाद की खतरनाक लात उसकी पीठ पर पड़ी और वह उछलकर दोबारा दीवार से टकराया। उसका चेहरा लहूलुहान हो गया और नाक से खून बहने लगा। खून देखकर उस पर जुनूनी कैफियत तारी हो गई। वह तेजी से उठा, मगर आज़ाद बैठ गया और उसकी टांगों ने भगत सिंह की दोनों पिंडलियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आज़ाद ने करवट बदली और भगत सिंह बड़े जोर से जमीन पर गिरा। जहां उसका मुंह आया वहां पर पत्थरों का ढेर था। भगत सिंह को फिर एक बार उसी जगह चोट लगी जहां 2 दफा चोट खा चुका था। उसके मुंह से जोरदार चीख निकल गई। आज़ाद ने उसकी टांग पकड़ी और बोला, तेरी दोनों टांगे और हाथ तोड़ दूंगा। बोल, प्रभु कहाँ गया? बताता हूं, मेरी टांग छोड़ दे। मेरे मुंह का तो तूने मलीदा बना दिया है, टांग तो छोड़ दे। भगत तकलीफ से कराहते हुए बोला। आज़ाद ने टांग पर और जोर डाल दिया। भगत तकलीफ से बिलबिलाने लगा। अरे बताता हूं, वो कानपुर गया है। भगत सिंह बोला। कानपुर क्यों गया है? आज़ाद ने पूछा। मेरी टांग तो छोड़। कानपुर क्यों गया है? आज़ाद ने फिर पूछा। अरे तेरी सुई तो एक जगह अटक गई है, मेरी टांग छोड़ दे। आज़ाद ने पूरे जिस्म का बोझ उसकी टांग पर डाल दिया। वो बुरी तरह चीखने लगा। मार दिया, अरे जालिम मार दिया। बोल, वो कानपुर क्यों गया है? उसका घर वहीं पर है। भगत सिंह बोला। उसका पता बता। कानपुर के करीब ही एक जगह है, मगरवाड़ा, वो वहीं का रहने वाला है। अब तो छोड़ दे मेरी टांग। ए, मरवा दिया ठाकुर, तेरा बेड़ा गर्क करे भगवान। वो ठाकुर को गालियां बकने लगा। मेरी बात सुन पहले, ठाकुर को बाद में गालियां दे लेना, आज़ाद ने कहा। अरे मेरी टांग टूट रही है, भगत सिंह बोला। तूने कितना सच बोला? आज़ाद ने पूछा। अरे पूरा सच है, मेरी जान पर बनी है, झूठ कैसे बोलूंगा? भगत सिंह बोला। खूब सोच ले, अगर झूठ हुआ तो जमीन के अंदर से भी निकाल कर तुझे मारूंगा, आज़ाद ने कहा। मुझे मंजूर है, जो कहा है वही है। मैं प्रभु की खातिर अपनी जान क्यों दूं? वह सर पटक कर बोला। तूने सच कहा है, 16 अन्ना बात है, आज़ाद ने फिर कहा। हाँ भैया, 16 अन्ना। हाय मेरा पैर। तो फिर ले। और आज़ाद ने एक तड़ाके के साथ भगत की पिंडली की हड्डी तोड़ दी। भगत सिंह की एक जोरदार चीख फिजा में उभरी और वो तकलीफ के मारे बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही आज़ाद ने उसको घसीट कर एक नाली नुमा जगह में डाल दिया। वो नाली 2-3 फुट गहरी थी। उसके करीब ही एक रेत का टीला था। आज़ाद उस टीले पर चढ़ गया और रेत धकेलने लगा। रेत नाली के अंदर भरने लगी। जरा सी देर में वो नाली रेत से भर गई, मगर आज़ाद बराबर अपना काम करता रहा। 20 मिनट में उस नाली का नामो निशान मिट गया। वहां पर एक रेत का टीला नमूदार हो गया और भगत की कब्र बन गई। आज़ाद सुकून के साथ भगत की कब्र के पास आया, हाथ पैरों की मिट्टी झाड़ी और वापस चल पड़ा। वापसी उस तरफ से नहीं की जिधर से गया था, बल्कि जरा चक्कर काटकर गांव की तरफ आया। रोड के किनारे एक हौज बना हुआ था, उसमें पानी भी था। यह हौज जानवरों के लिए बनाया गया था। आज़ाद ने हौज में पैर धोए, हाथ साफ किए, मुंह पर भी पानी मार लिया और अपने तांगे की तरफ चल पड़ा। तांगे वाला पेड़ के नीचे ठंडी हवा में सो रहा था और घोड़ा तांगे के बम से बंधा घास खा रहा था। आज़ाद ने तांगे पर हाथ मारकर कोचवान को बेदार किया। वो हड़बड़ा कर उठ गया। आ गए सरकार, चलें?
वो बोला। हाँ जल्दी करो, आज़ाद ने जवाब दिया। कोचवान ने जल्दी से घोड़े को जोता और साज वगैरह दुरुस्त करने लगा। आओ सरकार। आज़ाद अगली सीट पर बैठ गया और तांगा वापस जयपुर की तरफ रवाना हुआ। आज़ाद ने जो किराया तय किया था उससे ज्यादा कोचवान को अदा किया और बोला, मुझे स्टेशन पर उतार देना। बहुत बेहतर सरकार, कोचवान ने जवाब दिया। स्टेशन से वो पैदल महाराजा होटल पहुंच गया। खाना खाने के बाद उसने अपना हिसाब बनवाया, हिसाब अदा किया और फिर स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेशन पर आकर उसको पता चला कि कानपुर की गाड़ी 4 बजे जाएगी। उसने टिकट लिया और मुसाफिर खाने में आकर बैठ गया। लाजो की आवाज़ उसके कान में आई, कानपुर जा रहे हो? हाँ एक और है, उसने जवाब दिया। इतनी जल्दी क्या है, आराम से काम करो, लाजो की इठलाती हुई आवाज़ आई। तुमको पता है मैं फर्रुखाबाद जाना चाहता हूँ मगर वक्त ही नहीं मिल रहा, काम पर काम निकलता जा रहा है। तुम ऐसा करो, कानपुर मत जाओ, फर्रुखाबाद चले जाओ, तुम्हारी ज़रूरत वहाँ ज़्यादा है, लाजो ने कहा। साफ बताओ क्या बात है, आज़ाद ने पूछा। तुम्हारे बाप की तबीयत बहुत ख़राब है, ये बात मुझे शेर खान उस्ताद से पता चली है। उस्ताद तुम्हारी तलाश में है मगर तुम्हारा पता उसके पास नहीं। वो बहुत परेशान है कि किस तरह तुम तक ये पैगाम पहुंचाए, लाजो ने कहा। ये कब की बात है? ये आज सुबह ही की बात है। मैं तुम्हारे पास आई तो तुम भगत सिंह की टांग मरोड़ रहे थे। उस वक्त ये बात बताने का मौका नहीं था, लाजो ने तफसील बताई। ठीक है, मैं फर्रुखाबाद का टिकट बनवा लेता हूँ। और आज़ाद टिकट घर की तरफ रवाना हो गया। फर्रुखाबाद गाड़ी रात 3 बजे पहुंची। लियाकत मामू का पता उसके पास था। रात में तो वो पता तलाश नहीं कर सकता था, इसलिए सुबह तक स्टेशन पर रुका रहा। 7 बजे वो स्टेशन से बाहर निकला। एक तांगे वाले को उसने पता बताया कि मुझे इस पते पर जाना है, आओ पहलवान बैठो, अभी पहुंचाए देते हैं। और वो तांगे में बैठ गया। उसकी तबीयत बड़ी उदास थी। पता नहीं अब्बा की क्या हालत है, वो सोचता। 15-20 मिनट में तांगा गुलाबी मोहल्ले के अंदर था। तांगे वाले ने 1-2 आदमियों से लियाकत खान का पता पूछा और तांगा दरवाजे के सामने लगा दिया और बोला, लो मियाँ आ गए, यही दरवाज़ा है। आज़ाद जल्दी से उतर पड़ा, किराया अदा किया और दरवाजे की जाने बढ़ा। दरवाजे की कुंडी पकड़कर उसने हिलाई और खड़ा हो गया। चंद मिनट के बाद आवाज़ आई, कौन है भाई? आवाज़ मर्दाना थी। आज़ाद ने जवाब दिया, मैं हूँ बशीर, इलाहाबाद से आया हूँ। 1 मिनट भी मुश्किल से गुजरा होगा, दरवाज़ा खुल गया और लियाकत मामू का चेहरा नजर आया। आज़ाद आगे बढ़कर उनसे लिपट गया। लियाकत मामू हैरत से उसके चेहरे को देखने लगे। बशीर ऐसा तो नहीं था, वो सोच रहे थे। ये राजपूती दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछें, ऐसा कद्दावर जवान के आदमी पहली ही नज़र में उससे मुतासिर हो जाए। ये कौन है? शक्को शुबा में पड़ रहे थे कि आज़ाद ने जल्दी से कहा, मामू तुम हैरान हो रहे हो मेरा हुलिया देखकर? सारी तफसील आपको बताऊंगा, पहले अम्मा को तो बुलाएं। लियाकत मामू को जैसे होश आ गया, बोले, आओ अंदर आ जाओ। अब्बा की तबीयत कैसी है? उसने जल्दी से पूछा। जीनत, अरे जीनत, देख तेरा बेटा आया है। जीनत आज़ाद की वालदा का नाम था। वो एक आवाज़ में आ गई और आज़ाद को देखकर हैरान रह गई। एक अरसे के बाद उसने अपने इकलौते लाल को देखा था। उसका हुलिया और उसकी सेहत देखकर वो हैरान रह गई। ये तू है बशीर? वो बड़ी मुश्किल से बोली। हाँ अम्मा, मैं हूँ। और आगे बढ़कर माँ को गले लगा लिया और बोला, अब्बा की तबीयत कैसी है? उसकी माँ दोबारा रोने लगी। देर हो गई बेटा तुझे आने में, तेरा बहुत इंतजार किया उन्होंने। आखिरी वक्त तक दरवाजे पर नजरें लगी रहीं। आज़ाद ने एक चीख मारी और बैठ गया। मेरे नसीब खराब थे, बड़ा बदनसीब हूं मैं। 1 रोज पहले आ जाता तो बाप से मिल लेता, लियाकत मामू ने कहा। आज़ाद रोता रहा, उसके साथ जीनत भी रोती रही। एक का बाप मर गया था और एक का सरताज, यही जिंदगी का अंजाम है। बेटा सब्र करो, तुम हौसला छोड़ दोगे तो तुम्हारी माँ क्या करेगी? हौसला करो बशीर। लियाकत ने आज़ाद को उठाकर गले लगा लिया। मामू मुझे अब्बा की कब्र पर ले चलो। हाँ जरूर, आओ। और वो कब्रिस्तान पहुंच गए। कब्र पर डाले फूल अभी तक सूखे नहीं। 1 रोज ही तो हुआ था। आज़ाद ने हाथ उठाकर फातिहा पढ़ी और जोर से बोला, मुझे माफ़ कर देना अब्बा, मैं बड़ा ही बदनसीब निकला कि तुमसे ज़िंदगी में नहीं मिल सका। मुझे इसका ज़िंदगी भर मलाल रहेगा। मैं खुद को ज़िंदगी भर मुआफ़ नहीं कर सकूंगा। लियाकत ने आगे बढ़कर आज़ाद के कंधे पर हाथ रख दिया। तुम अपनी खता से सर झुकाए खड़े हो। जब कोई खताकार शर्म से सर झुका लेता है तो इसका मतलब है कि वह अपने अंदर मुहासबा कर रहा है। इस सूरत में किसी और को नहीं दखल देना चाहिए। तुम वक्त पर नहीं आए, इसकी कोई वजह जरूर होगी, कोई मजबूरी, या तुम लाइलम ही हो। जो कुछ भी था वो गुजर गया। जो वक्त गुजर जाता है उसको वापस नहीं लाया जा सकता। जिंदगी का कारोबार किसी के जाने से रुकता नहीं, वो और जोरों शोर से रवां दवां हो जाता है। अगर दुनिया में लोग ना मरते तो बताओ क्या नए आने वालों को इसमें जगह मिलती? आज हम हैं, कल हमारी जगह हमसे बेहतर लोग होंगे। तुम समझदार हो, खुद को संभालो, अपनी माँ का ख्याल करो।
अब उसका इस दुनिया में तेरे सिवा कौन है? मैं उसका भाई हूं, मगर मैं भी पीला पतला हूं, ना जाने कब दरख्त से जमीन पर गिर पड़ूं। लियाकत मामू ने कहा, नहीं मामू, ऐसा मत कहो, आप ही मेरे बुजुर्ग हो। आजाद ने कहा, मौत से सब डरते हैं, मगर जिंदगी के हर सांस में मौत होती है। ना जाने कौन सी सांस आखिरी हो। मौत एक अटल हकीकत है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। आओ घर चलें। और दोनों कब्रिस्तान से बाहर आ गए। दूसरे दिन घर पर ही स्वयं किया गया। कब्रिस्तान से वापसी पर भी आजाद बड़ा उदास था। उसका दिल किसी से बात करने को नहीं कर रहा था। मामू लियाकत को अंदाजा था। वो उसके पास आकर बैठ गए और बोले, बेटा, मैं देख रहा हूं कि तुम बहुत ज्यादा असर अपनी खता का ले रहे हो। कौन इंसान है जो जानबूझ के नादानी करेगा? तुम यकीन कर लो कि यह भी किस्मत की बात है। तुम्हारे नसीब में अपने बाप को कांदा देना नहीं लिखा था। आजाद खामोशी से सुनता रहा। वो क्या बोलता? अब तू भूल जा कि तूने कोई गलती की है। इतनी सी खता को जिंदगी का रोग मत बना। मेरी ये नसीहत है, वक्त हर घाव भर देता है। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, लियाकत मामू ने कहा। आजाद गर्दन झुकाए खामोश बैठा रहा। इंसानी फितरत में अपनों का एक मुकाम होता है। अपनों में सबसे ज्यादा करीब माँ होती है, उसके बाद बाप होता है। बच्चा बाप से ज्यादा माँ के करीब होता है, मगर माएँ बच्चे को बताती हैं कि ये तुम्हारा बाप है, ये बहन है, ये भाई है, और बच्चा उनसे मोहब्बत करता है। तुम्हारे और कोई बहन भाई नहीं थे। कुदरती तौर पर तुमसे तुम्हारी माँ और बाप दोनों को ज्यादा मोहब्बत थी, मगर इंसान के साथ बहुत मजबूरियां भी होती हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा बाप तुमसे बहुत मोहब्बत करता था, मगर बहुत साबिर इंसान था वो। उसने कभी शिकवा नहीं किया। वो जीनत को भी सब्र की तलकीन करता था। आजाद गर्दन झुकाए खामोशी से अपने बाप की बातें सुन रहा था। लियाकत मामू फिर बोले, मैं तुम्हारे मुतालिक सिर्फ अंदाजे लगा सकता हूँ। तुम क्या कर रहे हो, किन लोगों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मगर तुम मेरे तजुर्बे की बात याद रखना। दौलत और ताकत का घुमंड इंसान को नाच नचाता है, और शैतान मरदूद इंसान को फरेब देता है तो उसकी बसारत और बसीरत दोनों छीन लेता है, और उसको इस कदर ताकतवर बना देता है कि वो अपनी औकात भूल जाता है। फिर ये फरेब खूरदा इंसान शैतान का अल्लाहकार बन जाता है, और वो कमज़ोर और बेबस लोगों पर जुल्म करके ये समझता है जैसे उसने कोई बहुत ही अजीम कारनामा अंजाम दिया है। लियाकत मामू खामोश हो गई तो आज़ाद ने पहली दफ़ा जुबान खोली। मामू, हर काम इंसान की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होता। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मैं इस वक्त ज़िंदगी के उस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से वापसी नहीं। मुझे वही करना है जो हालात और वक्त ने तय कर दिया है। मैं आपकी दुनिया का आदमी नहीं। मेरी दुनिया अलग है। वहाँ पर सिर्फ एक कानून चलता है, और वो है ताकत का कानून। इसलिए मैं चाहता हूँ अम्मा आपके पास ही रहें। मैं उनके सिलसिले में अपना फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। मुझे हालांकि ये नहीं कहना चाहिए, मगर ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आप मेरी बात का बुरा तो नहीं माने? आज़ाद ने फिर पूछा। हर बेटे को अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। तुम करोगे तो अच्छा करोगे, मैं क्यों बुरा मानूंगा? मामू, मैं ज़्यादा अरसा यहाँ रुक नहीं सकता। 2-4 रोज़ के बाद मैं चला जाऊँगा। मेरा कोई पता ठिकाना नहीं है। आप लोगों से मेरी तरफ से कोई ना कोई राब्ता ज़रूर करेगा। उनको जो पैगाम मेरे लिए देना चाहे वो दे दें, मुझे मिल जाएगा। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं कि माँ का ख्याल रखना। 2 रोज़ के बाद आज़ाद कानपुर रवाना हो गया। आखिरी 2 रोज़ उसने अपनी माँ के करीब रहकर गुजारे। कानपुर एक तजारती शहर है। टेक्सटाइल और चमड़े की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी कपड़ों की मिलें यहाँ पर हैं। हज़ारों मजदूर उन मिलों में काम करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में यहाँ का बनाया हुआ कपड़ा फरोख्त होता है। स्टेशन के करीब ही होटल बने हुए थे। उसके पास सिर्फ एक बैग था। वो स्टेशन से बाहर आ गया और शहर में दाखिल हो गया। बहुत से होटलों के बोर्ड नजर आ रहे थे। हिंदू होटल, मुसलमान होटल। उसको एक साफ सुथरी बिल्डिंग नजर आई। उस पर साहिब होटल का बोर्ड लगा हुआ था। वो उसके अंदर चला गया। एक छोटा सा काउंटर बना हुआ था और एक बारिश आदमी रजिस्टर पर झुका कुछ इंदराज कर रहा था। आज़ाद ने जाते ही सलाम किया तो उसने गर्दन उठाकर जवाब दिया और बोला, फरमाइए, क्या खिदमत करूं? मुझे कमरा चाहिए। आज़ाद ने पूछा, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? वो बोला, इलाहाबाद से आया हूँ। आज़ाद ने जवाब दिया, ठीक, ज़रूरी इंदराज कराइए, कमरा आपको मिल जाएगा। और आज़ाद को कमरा मिल गया। 2 रोज़ का किराया उसने नकद अदा कर दिया और बोला, मुझे कानपुर से ज़रा दूर एक जगह है मगरदारा, वहाँ जाना है एक साहिब से मुलाकात करने। वहाँ मैं किस तरह जा सकता हूँ? कोई ज़्यादा दूर जगह नहीं है, लारियाँ जाती हैं, अड्डे से आपको लारी मिल जाएगी। जवाब मिला, ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, मैं कमरे में जाता हूँ। आप मेरे लिए खाना भिजवा दें, मैं खाकर ही निकलूँगा। और आज़ाद अपने कमरे में चला गया। दोपहर 2 बजे आज़ाद होटल से बाहर आ गया और लारी अड्डे की तरफ चल दिया। अड्डे पर लारियाँ खड़ी थीं। जल्दी उसको पता चल गया कि मगरवारा की लारी कब जाएगी।
गाड़ी 3 बजे पर्वत बाजार से होती हुई मगरवाड़ा की तरफ रवाना हुई और 15 मिनट के बाद वो मगरवाड़ा अड्डे पर उतर गया। मगरवाड़ा छोटा सा कस्बा है, आबादी ज्यादा नहीं, ज्यादातर किसानों और मजदूर तबका के लोग हैं। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक हरे भरे खेत हैं। लारी अड्डे के करीब ही छोटा सा बाजार है। जरूरत की चीजें दुकानों के बाहर मौजूद हैं। ज्यादातर अजनास और खाने पीने के सामान की दुकानें हैं। 1-2 नाई भी दरी बिछाकर जमीन पर बैठती हैं। आजाद एक नाई के पास बैठ गया। नाई जल्दी से बोला, का खिदमत करूं महाराज? मैं महाराज नहीं हूं, मेरी शक्ल से धोखा मत खा, आजाद ने कहा। हम तो शक्ल से ही अंदाजे करते हैं, पर का बताएं, अंदाजे गलत भी हो जाते हैं, माफ करो खान साहब। आजाद ने जेब से 1000 रुपया निकाला और बोला, ये रुपया तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरी कुछ मदद करो। रुपया देखकर नाई की आंखें चमकने लगीं। पूरे दिन मेहनत करके भी 400-600 कमाता था। फौरन बोला, हुक्म करो सरकार, हम तो गुलाम है, जो कहोगे करेंगे। मुझे एक आदमी के बारे में पता करना है, आजाद ने कहा। हाँ जरूर करो, वो जल्दी से बोला। एक आदमी है, नाम उसका प्रभु है, 2-4 दिन पहले ही यहाँ आया है। रहने वाला यहाँ का है, मगर चला गया था, फिर लौट के आया है। आजाद के कान में लाजो की आवाज आई। उसका कद लंबा है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, मगर मूंछें बड़ी हैं, रंग काला है, आंखें चमकदार हैं, चाकू जनी और अव्वल दर्जे का लठबाज है। और कुछ बताऊं? तुम मौजूद हो? आजाद ने पूछा। पूछ लो, इस नाई से पूछ लो, पैसा तो तुमको देना ही है, पूरी मालूमात कर लो, लाजो बोली। नाराज हो? आजाद बोला। नहीं, खुश हूं कि तुम अपने तौर पर भी काम कर रहे हो, लाजो ने जवाब दिया। जिसको रुपया दोगे उसकी भी तो सुनो, वो क्या कहता है, लाजो ने कहा। और लाजो की पूरी तफसील उसने बताकर पूछा, बोलो, तुम जानते हो उसको? खूब जानते हैं, मगर हजूर आपने उसका नाम गलत बताया है, वो बोला। अच्छा, क्या नाम है? आजाद ने पूछा। उसका नाम शंकर है और जात का वो चमार है। अच्छा, आजाद ने कहा। उसने तो खुद को ठाकुर बना रखा था। चमार तो वो मगरवाड़ा में था, यहां से जाकर वो ब्राह्मण भी बन जाता तो कौन रोकता उसको, वो बोला। आजाद ने रुपया उसके हाथ में दे दिया और बोला, उसका घर बताओ कहाँ है? ज्यादा दूर नहीं है, बस ये गली पकड़ के चले जाओ, आखिरी सिरे पर उसी का घर है और वो घर ही में है। हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, आदमी वो खतरनाक है हजूर, तुम्हारी जरूरत भी नहीं। और आजाद उठकर उस गली की तरफ चल दिया। लाजो की आवाज आई, ये भी भगत सिंह से कम नहीं, इसको इस इलाके से बाहर लाने की जरूरत है, जल्दी मत करना। आजाद खामोशी से चलता रहा। गली के आखिरी सिरे पर एक खपरेल पड़ी थी और दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। आजाद करीब पहुंचकर बोला, मुझे शंकर से मिलना है। तुम कौन हो? उसने पूछा। मेरे नाम को छोड़ो, ये बताओ शंकर है कि नहीं, वो तेजी से बोला। ये जरूरी है महाराज, गुस्सा मत करो, मैं शंकर का छोटा भाई हूँ, ये शंकर का हुक्म है, वो नरमी से बोला। तो तुम उसको ये बता दो, बंबई से आया हूँ और ठाकुर का एक जरूरी संदेशा लाया हूँ। नाम इसलिए नहीं बता रहा कि वो मुझे नहीं जानता, आजाद ने कहा। अच्छा तुम ठहरो। वह खपरेल के अंदर चला गया। चंद मिनट ही गुजरे थे कि वो प्रभु के साथ आता नजर आया। लाजो ने कान में कहा, यही है? क्या बात है? वो अक्खड़ लहजे में बोला। कौन हो तुम? मैं ठाकुर का एक सेवक हूँ, बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूँ, आजाद ने कहा। तुम किस ठाकुर की बात कर रहे हो? वो बोला। ठाकुर त्रिलोक चंद की बात कर रहा हूँ, क्या तुम भूल गए हो? आजाद ने जवाब दिया। तुम बताओ कौन हो? वो फिर बोला। तुम जिद कर रहे हो तो बताए देता हूँ, मेरा नाम गौरी शंकर है। मैं बंबई ठाकुर के साथ था और यहाँ पर साथ आया हूँ। दुश्मन उनके साथ लगा हुआ है और पुलिस का डर अलग है। वो कानपुर में एक मुसलमान दोस्त के घर चमनगंज में ठहरा है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता चला, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। बोलो क्या कहते हो? मेरा नाम शंकर है, तुम गलत जगह आ गए हो, मेरा ठाकुर से कोई वास्ता नहीं है। वो एकदम बिफर गया। देखो प्रभु, ये नमक हरामी है। तुम कौन हो? मैंने पूरी छानबीन की है, फिर दरवाजे पर आया हूँ। तुम कौन जात हो और कौन जात बनकर ठाकुर के पास रह रहे हो, सब पता है। मेरी बात तो छोड़ो, मगर ठाकुरों को ये बात पता चल गई तो क्या तुम मगरवाड़ा में रह सकोगे? और यहाँ से निकलकर किस तरह जाओगे? इलाहाबाद में उस्ताद शेर खान बैठा है, बंबई की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। ठाकुर से दगा करके ठाकुर की दुश्मनी अलग होगी। ठाकुर बरादरी को मैं तुम्हारा दुश्मन बना दूंगा। ज्यादा ताकत के घुमंड में रहना ठीक नहीं, हर तरफ नजर रखना जरूरी है। ठाकुर का तुमने नमक खाया है, बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दोगे तो खुद तुम्हारा क्या हश्र होगा। जो बात समझने की है बता रहा हूँ, आगे तुम जानो। तुमको ठाकुर के पास जाना तो पड़ेगा। आजाद ने बात खत्म की। क्यों जाऊं मैं उसके पास? उसने बंबई में हमारा क्या साथ दिया, खुद गायब हो गया। हम दोनों लावारिस पड़े रहे दूसरे के घर। बताओ भला ये कोई बात है? वो गुस्से से बोला। तुम अपनी जगह ठीक हो, मगर जरा ये भी तो ख्याल करो, शेर खान के आदमी ठाकुर की बू सूंघते फिर रहे थे और फिर बंबई की पुलिस भी अलग ठाकुर की खोज में थी।
वो तो एक कोठरी में बंद हो गया, तुम्हारी खबर किस तरह लेता। तुम दोनों ने अच्छा किया कि खुद चले आए। बंबई तो बहुत खतरनाक जगह हो गई थी तुम दोनों के लिए। मजबूरी में ये सब हुआ। तुम ठाकुर से मिलकर खुद पता कर लो, आजाद ने कहा। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात माने लेता हूँ। प्रभु नरम पड़ गया। मैं आज तो कानपुर वापस चला जाता हूँ, कल तांगा लेकर आऊंगा। यही 10-11 बजे तैयार रहना, आजाद ने कहा। लारी से जाएं तो अड्डे पर उतरना पड़ेगा। लारी अड्डों पर चौकसी ज्यादा होती है। अगर कोई दुश्मन हुआ तो तुम पहचाने जाओगे। मैं भरोसे का आदमी साथ लाऊंगा और सीधे चमनगंज चले जाएंगे। वही तांगा तुमको वापस पहुंचा देगा। किराए की फिक्र न करो, ठाकुर सब खर्च उठाएंगे, आजाद ने कहा। चलो ठीक है, तो मैं 10 बजे तैयार मिलूंगा, प्रभु ने कहा। अब मैं चलता हूं। और वह पलटकर वापस रवाना हुआ। दूसरे दिन आजाद 10 बजे प्रभु के दरवाजे पर खड़ा था। चंद मिनट के बाद ही प्रभु निकल आया और तांगा शहर की तरफ रवाना हुआ। दोनों खामोश थे। तांगा शहर में दाखिल हुआ और दूसरी तरफ से फिर बाहर निकल गया। तो प्रभु ने पूछा, ठाकुर तो चमनगंज में है, ये तांगा किधर जा रहा है? वो अब चमनगंज में नहीं है, आजाद ने जवाब दिया। तुम तो कह रहे थे वो चमनगंज में है। वो फिर बोला, कल तक वो वहीं था, मगर रात को पता चला कि उनकी मुखबरी हो गई और उनको ठिकाना बदलना पड़ गया, आजाद ने जवाब दिया। अब वो कहाँ है? प्रभु ने फिर पूछा। अब वो अनाव के करीब हैं, वहां जाना पड़ेगा, आजाद ने जवाब दिया। प्रभु पहलू बदल के रह गया। तांगे वाला जानता था कि उसको कहाँ जाना है। वो कानपुर से निकलकर अनाव के रास्ते पर चला जा रहा था। आजाद ने उसको अच्छी तरह समझा दिया था। नोट इंसान को नजर आए तो वो बहुत से काम भी कर लेता है जिनको वो पसंद नहीं करता। तांगे वाले को तो सिर्फ अपनी जुबान ही बंद रखना थी और आजाद की मर्जी की जगह उसको पहुंचाना था। इसके बदले उसको अच्छी खासी रकम मिल रही थी। प्रभु बार बार पहलू बदल रहा था। आजाद की नजरें उस पर थीं। वो उसकी बेचैनी समझ रहा था। सड़क के दोनों तरफ खेत थे। कहीं कहीं कोई आदमी खेत में काम करता नजर आ जाता। अनाव कानपुर से 5 मील पर एक कस्बा है। ज्यादा आबादी नहीं है। कानपुर और अनाव के दरमियान कोई आबादी नहीं। 2-3 मील चलने के बाद एक टीला सा नजर आया। उस टीले के चारों तरफ बड़ी ऊंची घास खड़ी हुई थी। आजाद ने वही जगह प्रभु के लिए पसंद की। तांगा एक नीम के दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। आजाद कूदकर तांगे से उतर गया। आओ प्रभु, ठाकुर का ठिकाना आ गया। प्रभु ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई और हैरत से बोला, यहां तो कोई ठिकाना नजर नहीं आता। तुमको नजर नहीं आता इसलिए कि वो कोई मकान नहीं है। अरे ये टीला देख रहे हो, उसी के अंदर ठिकाना है। आजाद ने टीले की तरफ कदम बढ़ा दिए और जल्दी जल्दी चलने लगा। चंद कदम के बाद बड़ी बड़ी घास के अंदर वो पहुंच गया। प्रभु भी घास के अंदर चला गया। अब दोनों तांगे वाले को नजर नहीं आ रहे थे। दोनों सर से ऊंची घास के अंदर जा रहे थे। आजाद टीले के नजदीक पहुंच गया। टीले के करीब एक जगह घास नहीं थी। उसको किसी ने साफ कर दिया। वह जगह ज्यादा से ज्यादा 20-22 फुट होगी। जमीन पर कटी हुई घास पड़ी थी और जमीन गद्दे की मानिंद नरम और मुलायम थी। आजाद वहां खड़ा हो गया और बोला, इंसान अपनी जन्मभूमि में आकर मरे, ये खुश नसीबी नहीं है। साफ साफ बात करो और बताओ ठाकुर कहाँ है? वो गुस्से से बोला। ठाकुर पुलिस और शेर खान से छुपता फिर रहा है। मुझे क्या पता कि वो कहाँ मर रहा है, आजाद ने कहा। तो इसका मतलब है तू मुझे धोखे से यहाँ लाया है, वो तेजी से बोला। तू प्रेम से तो यहाँ नहीं आ सकता था। मैंने तेरा हथियार तुझ पर इस्तेमाल किया है। मकरो, फ्रेब और झूठ तुम लोगों के ही तो हथियार है, आजाद ने जवाब दिया। तूने गलत आदमी पर हाथ डाला है। तू मुझे नहीं जानता। मेरा नाम प्रभु है, वह फुंकार कर बोला। तो फिर तू भी सुन ले, मेरा नाम आजाद है। तेरे दोनों साथी पर लोग सुधार चुके हैं। आज तेरा नंबर है, आजाद ने इत्मीनान से कहा। बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है, प्रभु बोला। ये तो पता चल जाएगा, आजाद ने कहा। प्रभु ने गौर से आजाद को देखा और बोला, भाग तो नहीं जाएगा? मुझे तो ये डर है कि तू भाग जाएगा, मगर मैं भागने नहीं दूंगा। अगर मर्द होगा तो मैदान में रहेगा, आजाद ने जवाब दिया। अच्छा तो फिर ले। और प्रभु ने आजाद पर छलांग लगा दी, मगर आजाद ने अपनी जगह छोड़ दी। प्रभु जमीन पर गिरा, मगर जमीन पर घास का बिस्तर मौजूद था, इसलिए चोट से महफूज रहा। वो स्प्रिंग लगे गद्दे की तरह फिर खड़ा हो गया और नेफे से एक चाकू उसके हाथ में आ गया। आजाद ने अभी तक अपना चाकू नहीं निकाला। आजाद के खाली हाथ होने की वजह से उसका हौसला बढ़ा हुआ था। वो बढ़ बढ़कर हमला कर रहा था, मगर आजाद जिस्म के करतब से अपना बचाव कर रहा था। उसका तरीकाकार प्रभु की समझ में नहीं आया। वह प्रभु की एनर्जी खर्च करवा रहा था और लड़ाई को तूल दे रहा था। यही उसका पसंदीदा तरीका था, क्योंकि वो खुद घंटों इसी किस्म की मश्क किया करता। ये बात उसके लिए नई न थी, मगर प्रभु जल्द अज जल्द लड़ाई खत्म करना चाहता था। आजाद जानता था ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट और प्रभु के असाब उसका साथ देंगे। इसके बाद उस पर थकन के आसार नजर आ जाएंगे। इंसान कितना ही बहादुर हो,
ताकतवर हो, लड़ाई का माहिर हो। अगर वह मश्क नहीं करता तो जरूर उसके जिस्म के रग पट्टे उसका जवाब दे देंगे। आजाद उसी वक्त का इंतजार कर रहा था। उसका डिफेंस इतना मजबूत था कि प्रभु उस पर एक भी कारी जरब न लगा सका। वो उसके सामने रहा, मगर प्रभु फिर भी उसके लिए दौड़ता रहा और थकता रहा, और फिर उस पर थकन के आसार नजर आने लगे। उस्ताद शेर खान कहा करते हैं, उस वक्त दुश्मन से ज्यादा होशियार रहने की जरूरत होती है, क्योंकि दुश्मन अपनी बची खुची तवानाई को दांव पर लगाकर भरपूर हमला करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश होती है कि जितनी जल्दी लड़ाई खत्म कर दे उतना ही उसके लिए अच्छा है। उस वक्त दुश्मन के वार से बचना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो और ज्यादा कमजोर होने वाला होता है। कमजोरी के दूसरे मरहले में दुश्मन का खेल खत्म किया जाता है। आजाद उस्तादों की हर बात याद रखता था और उन पर पूरा पूरा अमल भी करता। प्रभु अब हाँप रहा था। आजाद ने मुस्कुरा कर कहा, अरे थक गया, वार कर, अभी मेरा नंबर नहीं आया। क्या मर्द है, इतनी जल्दी थक गया। हराम का माल खाने वाला जल्दी थक जाता है। इंसान को जब अपनी बेइज्जती का एहसास होता है तो उसके चेहरे के नकूश खुद ब खुद बिगड़ जाते हैं। ज्यादा मजबूत एहसाब के लोग अपनी इन कैफियत पर काबू पा लेते हैं, और जो कमजोर एहसाब के लोग होते हैं उनके तो चेहरे ही बिगड़ जाते हैं। प्रभु के एहसाब बहुत थके हुए थे, ऊपर से उसको अपनी कमजोरी और बेइज्जती का एहसास दिलाया गया। उसका चेहरा बड़ी भयानक शक्ल इख्तियार कर गया और उसने जिंदगी या मौत का इरादा लेकर आजाद पर हमला कर दिया। अब आजाद का नंबर था। प्रभु अपने जद में आजाद से चंद कदम आगे निकल गया और आजाद के पसंदीदा दाओ लात की रेंज में आ गया, और एक भरपूर लात उसकी कमर पर पड़ी। प्रभु टकराता हुआ घास के फर्श पर गिरा। उसके गिरते ही आजाद पूरी कुव्वत से उसकी टांगों पर कूदा और वो हाय राम कहकर मारे तकलीफ से औंधा हो गया। आजाद ने अब तक अपना चाकू नहीं निकाला था। उसकी लड़ाई का अंदाज सबसे अलग था। वो चाकू जनी के मुकाबले में पहलवानी दाव इस्तेमाल करता और इसमें वो कामयाब था। ये कामयाबी इसलिए थी कि उसका जिस्म बड़ा लचकीला और फुर्तीला था। वो इसके जरिए चाकू के वार जिस्म पर नहीं लगने देता और मौका मिलते ही अपना दाव मार जाता। प्रभु जमीन पर पड़ा था। आजाद ने बड़े इत्मीनान से झुककर उसकी टांग पकड़ ली और बोला, मैंने कहा था ना, तू बड़ा खुश नसीब है। अपनी जन्मभूमि आ गया और तेरा करिया कर्म यहाँ ही होगा। ये घास देख रहा है, और भी कूड़ा मिल जाएगा और तेरी चिता बन जाएगी, फिक्र न कर। मुझे मुआफ कर दो, वो पड़े पड़े बोला। मुआफी तूने किसी को दी है? आजाद ने पूछा। मैं ठाकुर का नौकर था, उसका काम करता था, मेरा क्या कसूर? वो गिड़गिड़ाया। मेरी गलती मुआफ कर दे। जो लोग तुझे जैसे आदमी को मुआफ करते हैं वो खुद किसी वक्त काबिले रहम हो जाते हैं, इसलिए तुझको मुआफ करना बहुत मुश्किल है। मैं सांप को पूजता नहीं हूँ, उसको दूध नहीं पिलाता, सांप को कुचल डालता हूँ क्योंकि वो मूजी है। वो एहसान को नहीं मानता। और आजाद ने जिस्म का पूरा जोर एक खास अंदाज से उसकी टांग पर डाल दिया और घुटना जोड़ से अलग हो गया। प्रभु दर्द के मारे धाड़ने लगा। आजाद ने उसको छोड़ दिया। एक पतली सी रस्सी का टुकड़ा जेब से निकालकर उसके हाथ और पैर बांध दिए। प्रभु फरियाद करता रहा, रोता रहा, मुआफिया मांगता रहा, मगर आजाद ने अपने कान बंद कर लिए। आजाद ने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। सूखी लकड़ियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं। वह प्रभु पर लाकर डालता गया, यहां तक कि वो उस ढेर में छुप गया। अब प्रभु की पूरी चिता तैयार थी। आजाद ने जेब से माचिस की डिब्बियां निकाली और सूखी घास को आग लगा दी। आग फौरन ही लकड़ियों के ढेर में पहुंच गई। प्रभु की चीखों की आवाज आजाद के कान में आई, मगर आजाद पलटकर घास के मैदान में दौड़ गया। तांगा तैयार खड़ा था। वो दौड़कर उसमें सवार हुआ और घोड़ा सड़क पर सरपट दौड़ने लगा। दूर दूर आबादी नहीं थी, टीला सड़क से हटकर था। आग बड़ी तेजी से फैलती जा रही थी और तांगा शहर के नजदीक आ चुका था। इस सारी कार्रवाई में सिर्फ 2 घंटे लगे। 12:30 बजे वो स्टेशन पर तांगे से उतर गया। किराए के अलावा भी कोचवान को उसने अच्छी खासी रकम दी और बोला, वो आग तुमने देखी थी? हाँ जी, बड़ी तेजी से फैल रही थी। वो जल्दी से बोला, तूने ना कोई आग देखी है ना तो उस तरफ कोई गया है। मैं तेरे तांगे में नहीं बैठा हूँ, बात तेरी समझ में आ रही है? आजाद ने कहा। समझ गया, अच्छी तरह समझ गया। वो बोला, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना, मैं तो चला जाऊंगा, तू फंस जाएगा, याद रखना। आजाद ने कहा। नहीं जी, मेरी जुबान बंद है। वो फिर बोला, ठीक है, अब तू जा। और तांगा आगे बढ़ गया। वह स्टेशन के अंदर गया। 3 बजे इलाहाबाद गाड़ी जाने वाली थी। उसने टिकट लिया और होटल से अपने बैग उठाकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। ठीक 3 बजे वो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के अंदर था। छोटा कंपार्टमेंट था। 2 बर्थ पर मुसाफिर थे। आजाद की बर्थ नीचे थी। उसके सामने वाली बर्थ पर एक मोटा आदमी लेटा हुआ था। गाड़ी स्टेशन पर 15 मिनट खड़ी रही, मगर उस आदमी ने करवट नहीं बदली। कानपुर से गाड़ी रवाना हो गई और वो मोटा आदमी फिर भी सोता रहा। आजाद अपनी बर्थ पर लेट गया। क्या सोने का इरादा है?
उसके कानों में आवाज आई, तुम कहाँ हो लाजो? मैंने पूछा। मैं तुम्हारे साथ हूं। सारे काम तुम खुद ही करते हो, मुझे याद कर लो तो मैं कुछ करूं। क्या लड़ाई के वक्त भी तुम साथ थी? आजाद ने पूछा। लड़ाई के बाद भी मैं वहीं थी। तुमने बहुत अच्छी चिता प्रभु की बनाई, आग बुझाने कोई नहीं आया, बहुत सूखे के साथ साथ गीला भी जल गया, प्रभु का नाम निशान नहीं रहा। किसी को जरा शक नहीं है कि यह आग किसकी चिता थी। सूखी घास में कभी कभी इस किस्म की आग लग जाती है, इसको भी इत्तफाक समझ लिया जाएगा, लाजो ने जवाब दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम पूरी तहकीकात करके आई हो? आजाद ने कहा। क्या करती, तुमने लड़ाई में मुझसे कुछ काम ही नहीं लिया। मैंने सोचा कि कुछ तो करूं, वो बोली। हर मामले में तुमको तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी जहां जरूरत होती है मैं तुमसे काम करवाता हूं, आजाद ने कहा। तुम्हारे बाप का मुझे पता नहीं था, तुम्हारे गम में मैं भी शामिल हूं, लाजो की गमगीन आवाज आई। जिंदगी का यही अंजाम है, कहीं ना कहीं तो गाड़ी खत्म होती है, कोई तो उसका आखिरी स्टेशन होता है। इंसान इसके लिए हर वक्त तैयार होता है, आजाद ने जवाब दिया। तुम दिल के बहलाने को कुछ भी कहो, मगर मौत का तस्वुर बड़ा अजियतनाक होता है, लाजो ने जवाब दिया। बात तुम्हारी दुरुस्त है, मगर आज अजमत व जबरूत के लाफानी मीनार जमीन पर पड़े हैं। अक्सर लोग नाम भी नहीं जानते, कुछ तारीख के बोसीदा कागजों में मिलते हैं, मगर उनको भी नहीं पढ़ते। तारीख के शौकीन एक नज़र उन पर डालते हैं और फिर नज़रअंदाज कर देते हैं। यह है इस हजरत इंसान की हकीकत। इस पर भी गरूर करता है, महलात खड़े करता है, दौलत जमा करता है, आज़ाद ने कहा। इंसान हकीकत को समझ तो जाता है मगर बहुत देर में। अगर जल्द समझ जाए तो बहुत से गुनाहों से वो बच जाए, लाजो बोली। जरा गौर करो, जिंदगी क्या है? एक गुबार जो कभी भी बिखर सकती है, आज़ाद ने फिर कहा। आज ये जिंदगी का फलसफा तुम्हारे दिमाग में बार बार क्यों आ रहा है? मैंने अब तक जो जिंदगी गुजारी है वो मेरे म्यार की नहीं। मैं जो करता रहा हूँ उससे बेहतर नहीं कर सकता। मेरे हाथ से कौन सा अच्छा काम हुआ है? मैं बहुत गुनाहगार हूँ और नामालूम कब तक मैं यही करता रहूँ। एक दिन मुझे अपने रब के पास तो जाना है। क्या है मेरे पास? गुनाहों का एक बड़ा पोटला मेरे सर पर धरा है, आज़ाद ने कांपती आवाज में कहा। लाजो चंद मिनट खामोश रही, फिर बोली, तुम इस ट्रेन पर सफर कर रहे हो। इसको जब पटरी पर डाला गया है ये जा रही है। इसको इस पटरी पर डालने वाला कोई और हाथ है, ये अपनी मर्जी से नहीं चल रही। तुमको जिस रास्ते पर चलाया जा रहा है तुम चल रहे हो, इसमें तुम कितने शामिल हो ये सोचो, लाजो ने जवाब दिया। मैं बेजुबान रेल का डब्बा नहीं हूं, आज़ाद ने जवाब दिया। अब नहीं हो, कभी इससे बदतर थे, लाजो ने फिर कहा। अब तो नहीं हूं, अब तो खुद पटरी बदल सकता हूं। तुम अब आज़ाद हो, बशीर नहीं। जब तक तुम बशीर थे तुम्हारी कमान तुम्हारे हाथ में थी। आज़ाद एक अलग और मुनफरिद हस्ती का नाम है। आज़ाद के खाते में कत्ल और गैर कानूनी काम दर्ज हैं। उस्ताद शेर खान के बाद तुमको उस अड्डे का सरदार माना जाता है। आगरा और दिल्ली के अड्डे वाले आज़ाद का लोहा मानते हैं। आज़ाद एक ताकत का नाम है। तुम्हारी गर्दन पूरी तरह फंदे के अंदर है, लाजो ने हकीकत बता दी। तुम मुझे डरा रही हो, आज़ाद ने कहा। मैंने तुमको आईना दिखाया है, लाजो ने जवाब दिया। तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगी? आज़ाद ने पूछा। मैं उस वक्त तुम्हारी मदद करूंगी तो भी कुछ नहीं होगा, तुमको वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, लाजो ने जवाब दिया। कितना इंतजार करना होगा? आज़ाद ने पूछा। जब कमान तुम्हारे हाथ में होगी उस वक्त तुम फैसला करने की पोजीशन में आओगे, मगर तुमको इंतजार करना है। आज़ाद उठकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? लाजो ने पूछा। चाय की जरूरत महसूस हो रही है। ये सामने तुम्हारे थर्मोस लटक रहा है, इसमें गरम गरम चाय है, लाजो ने कहा। इस मोटे मुर्दे का है। मैं इतना बदइखलाक नहीं हूं कि बिला इजाजत निकाल कर पी लूं, तो उसको उठा लो, ये ठीक है। और आज़ाद ने उसको आवाज दी, मगर वो ना उठा तो उठकर उसके करीब चला गया। उसको हिलाया तो वह बड़बड़ा कर उठ गया। क्या बात है, क्या सहारनपुर आ गया है? वो बोला। नहीं महाशय, सहारनपुर नहीं आया, आज़ाद ने जवाब दिया। तो फिर मुझे क्यों उठाया? वो गुस्से से बोला। तुम शायद कानपुर से पहले से सो रही हो, तुम्हारा सब सामान पड़ा है। इतने गाफिल हो कि कोई भी तुम्हारा सामान लेकर रफू चक्कर हो सकता है, और ये ऊपर वाले भी बेसुध पड़े हैं। मैं अकेला तुम लोगों की हिफाजत कर रहा हूँ। अब तुम जागो और मैं सोऊंगा, आज़ाद ने कहा। ये फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर कोई नहीं आता, वो बोला। मेरा तजुर्बा है कि चोरियां सबसे ज्यादा यहीं पर होती हैं। गाड़ी की रफ्तार कम हो रही थी, शायद कोई स्टेशन आ रहा था, और फिर एक झटके के साथ गाड़ी जंगल में खड़ी हो गई। मोटा हैरानी से बोला, ये जंगल में गाड़ी क्यों खड़ी हो गई? मुझे क्या पता, तुम सो जाओ, आज़ाद ने कहा। मेरी नींद तो अब उड़ चुकी, मोटा बोला। इंजन ने 2-3 सीटियां बजाईं, शायद वो लाइन क्लियर मांग रहा था। बहुत दूर कुछ रोशनी नजर आ रही थी।
किसी बहुत छोटे से स्टेशन का ये आउटर सिग्नल था। इंजन बराबर सीटियां मार रहा था। गाड़ी जंगल ब्याबान में खड़ी थी। गाड़ी के चारों तरफ अंधेरा था। आज़ाद उठकर दरवाजे के पास आया और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने लगा। दरवाजे के सामने एक शख्स खड़ा था। दरवाज़ा खुला तो वो तेजी से खुले दरवाजे की सीढ़ियां चढ़कर डब्बे के अंदर आ गया। यह पूरा डब्बा फर्स्ट क्लास था। छोटे छोटे कंपार्टमेंट अलग अलग बने हुए थे। आज़ाद ने उसको रोका नहीं। वह शख्स डब्बे के अंदर आने के बावजूद किसी मुसाफिर की नज़र में नहीं आया। रोशनी में आज़ाद ने देखा वो एक बरहना फकीर था। ऊपर का पूरा जिस्म उसका नंगा था। निचले धड़ पर सिर्फ एक छोटी सी लंगोटी थी। हाथ में एक लकड़ी थी जो अजीब अंदाज में मुड़ी तुड़ी थी। वो अंदर आते ही बोला, मुझे तेरी ही तलाश थी। मेरी? आज़ाद ने हैरत से कहा, हाँ, ये गाड़ी इसीलिए यहाँ रुकी थी। मैं तुझे ढूंढ रहा था। आज़ाद हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। कानपुर से आ रहा है? फकीर बोला। हाँ, मैं कानपुर से आ रहा हूँ, आज़ाद ने जवाब दिया। कब तक ये खेल खेलेगा, ये भी सोचा है तूने? वो बोला। साफ बात करो बाबा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया, आज़ाद ने कहा। 3 को ठिकाने लगाने के बाद भी समझ में नहीं आया? फकीर बोला। क्या कह रहे हो बाबा? आज़ाद परेशानी से बोला। अभी एक की और तलाश है, यह भी झूठ है, फकीर ने पूछा। तुमको सब पता है बाबा, तो ये भी पता होगा कि वो कौन लोग थे और जो बाकी है वो कौन है, आज़ाद ने जवाब दिया। खूब पता है, मगर वो आखिरी तुझे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, फकीर ने जवाब दिया। मैं पूरे हिंदुस्तान में उसकी तलाश करूंगा, आज़ाद ने कहा। फिर भी नहीं मिलेगा। और सुन ले, वो तेरी छम्मियां भी उसको तलाश नहीं कर सकेगी, फकीर ने जवाब दिया। तुम लाजो के बारे में भी जानते हो? आज़ाद ने पूछा।